नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कोई भी खबर शुरू करूं या कोई विश्लेषण शुरू करूं, इसके पहले मैं चाहता हूं कि बिहार का घटनाक्रम समाप्त नहीं हुआ या बिहार में तो अब शुरुआत हुई ऐसा लगता है। ये कुछ विजुअल्स देखिएगा, उसके बाद करते हैं बात कि क्या कारण, क्यों, किस लिए और कब तक ये होता रहेगा। विजुअल्स देखिए। देखा आपने, ये एक वयोवृद्ध बीमार आदमी के विजुअल्स आपने देखे होंगे कि जो अपने स्वयं चल भी नहीं सकता। उसकी 10 घंटे तक लगातार ईडी ने पूछताछ की और अमानवीय पहलू ये था, आप पूछताछ कीजिए, लेकिन उनके साथ किसी घर के आदमी को खड़ा तक होने नहीं दिया। जब घर के लोग लगातार गुहार लगा रहे थे कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो अकेले रहे, कोई एक आदमी साथ में खड़ा भी होने दो, तो सवाल ही नहीं उठता। ईडी ने पूरा घेराबंदी पहले ही करके रखी थी। ये बात अलग है कि ये नोटिस पहले ही मिला था, लेकिन ये संयोग कहो या फिर ये पूरे प्लानिंग के तहत हो कि उनका ईडी के सामने पेश होने के पहले सरकार से बाहर होना या उनको बाहर कर दिया जाना। सुबह 11 से लेके रात को 9 बजे तक 10 घंटे लगातार पूछताछ, 40 सवालों की बौछार। सवाल वही जो पहले पूछे गए थे, नया कुछ नहीं। ये एक मेंटल टॉर्चर करने की बात है। या तो आपको ये तोड़ते हैं या फिर आपको डराते हैं। लालू अलग मिट्टी के बने हुए हैं, वो टूट भी नहीं रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे हैं। वो लगातार अपने वक्तव्य पे बने हैं और वो किसी भी हालत में दिल्ली दरबार के ना साथ जाना चाहते हैं, ना इंडिया गठबंधन से दूर हटना चाहते हैं। उनकी पत्नी, एक उनके सहयोगी, बेटी, सब बाकी इंतजार में थे, उन्हें भी बुलाया था, लेकिन दिन भर बिठाने के बाद वापस भेज दिया, क्योंकि एक ही से पूछताछ लंबी चलती रही। आज तेजस्वी, इसके भी विजुअल्स आपने देखे होंगे। आज तेजस्वी की पेशी है, वो भी लगातार बने हुए हैं। दूसरी ओर हेमंत सोरेन के यहाँ मेल जाता है कि आप 31 तारीख को आपसे बात करेंगे, लेकिन उसी समय उनके दिल्ली वाले रेसिडेंस पे रेड हो जाती है, गाड़ियां जब्त की जाती है, कुछ कागजात जब्त किए जाते हैं। हेमंत सोरेन को फरार बताया जाता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री फरार है इस देश में। ये मोदी जी का तंत्र है कि एक देश का, राज्य का मुख्यमंत्री भी उन्हें ट्रेस नहीं किया होता है, या जानबूझ के या बदनाम करने के लिए लगातार वो लोग ट्वीट करते हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं। हेमंत सोरेन का अरेस्ट होना करीब-करीब तय है। केजरीवाल का अरेस्ट होना करीब-करीब तय है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, इनका अरेस्ट होना तय है। कुल मिलाकर बंगाल पे अब थोड़ी-सी नरमाई है, क्योंकि बंगाल में ममता ने ये कहा कि वो अकेले लड़ेगी, बीजेपी को उसमें भी फायदा दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि रास्ता पीछे से खुला है। फिर भी अभी बातचीत बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग में एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरे देश में चल रहा है, हुड्डा को भी कल ईडी के सामने पेश होना पड़ा। ये हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सेनापति हैं। हरियाणा एक राज्य है जहां बीजेपी को लगता है कि उनके हाथ से जा रहा है। बिहार चला ही गया था, इसीलिए ये ऑपरेशन लोटस हुआ और नीतीश बाबू को फिर उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया। दूसरी ओर बंगाल, बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पे लगातार रडार पे थे। वहां ममता ने अनाउंसमेंट करने के बाद थोड़ा सा कम हुआ। एक यूपी में जरूर कहीं मायावती जी ने थोड़ी हलचल दिखाई थी, लेकिन फिर 14 साल पुराना केस, 10 साल पुराना केस, 2014 का एफआईआर, 2024 में रेड्स, और फिर मायावती का ऐलान कि वो अकेली लड़ेगी। स्टैलिन रडार पे।
कई राज्य है जहां विपक्ष के सारे नेता तमाम रडार पे है भ्रष्टाचार के आरोप। हम कतई कम से कम अजीत अंजुम जी के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो हम भ्रष्टाचार को साथ नहीं देते। यदि भ्रष्टाचार पे आरोपी है तो बाकायदा उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जेल में जाने चाहिए। भ्रष्टाचार, हम ये भी मानते हैं कि यदि सत्ता पक्ष विपक्ष का भ्रष्टाचार बाहर कर उन्हें जेल डालता है और भ्रष्टाचार में सजा दिलवाता है, तो कम से कम आधी गंदगी साफ होगी। जब विपक्ष सत्ता में आएगा, तो जो सत्ता पक्ष है, उनकी गंदगी साफ होगी। कम से कम देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को कहीं तो नसीहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद यदि वो भ्रष्टाचारी भाजपा का दामन थाम लेते हैं, तो तुरंत वो सदाचारी हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की बात हो, अजित पवार की बात हो, छगन भुजबल की बात हो, नारायण राणे की बात हो, ऐसे असंख्य बंगाल में कई नेता हैं जो चिट फंड घोटाले में बाकायदा बड़े आरोपी थे, बाद में सब चुप हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो तो मात्र 100 करोड़ का आरोप है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में। उसी आरोप पे अरविंद केजरीवाल जेल के रास्ते पे। लेकिन फिर गुजरात गवर्नमेंट जब कहती है कि 3000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए अडानी ने हमसे ज्यादा लिए कोल का ओवर बिलिंग करके, और ये ओवर बिलिंग जो हुआ वो सिंगापुर, ताइवान और यूएई हुआ। गुजरात गवर्नमेंट का पत्र और पैसे वापस मांग रहे हैं। ओवर बिलिंग कोल सप्लाई, कोल आता है इंडोनेशिया से। ये क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। डीआरआई पत्र लिखता है, लेकिन सेबी उसको कूड़े के दान में फेंक देता है और सेबी के चेयरमैन बाद में कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं। इतना भयानक झोलझाल सामने चल रहा है, लेकिन ईडी चुप है। इसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, विपक्ष को और क्षेत्रीय दलों को पूर्णतः तहस नहस करना है, ताकि वो सीधे सीधे अपनी सत्ता पूरे देश पर बनाए रखे। बार बार मोदी जी मोदी की गारंटी कहते हैं, खासकर पिछले 3 चुनाव के बाद ये जो शब्द आया मोदी की गारंटी, तो मोदी कई जगह अपने ही, यदि पिछले कुछ एक महीने के भी मोदी के भाषण सुने, तो लगातार वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी मायने कि मैं ही उसको पूरा कर सकता हूं। जहां होप समाप्त होती है, आशा जहां समाप्त होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मैं, मेरी गारंटी और मैं मोदी। ये नरेशन पूरे देश में बिल्टअप करने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्चा कर मोदी की गारंटी लगातार के रथ पूरे देश में सरकारी खर्चे पे घूम रहे हैं और ये सरकारी योजनाओं का वो बखान कर रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचे। जो योजनाएं पहुंची वो दम तोड़ चुकी है, उसके बारे में कोई बात होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यूएशन होता नहीं या मॉनिटरिंग है ही नहीं। जिस हिसाब से बिहार में सरकार पे कब्जा करने के बाद भी लालू यादव के कुनबे को पूर्ण रूप से समाप्त करने का जो प्रयास हो रहा है, या उन्हें जेल में डालकर एक्टिव राजनीति या चुनावी राजनीति से कुछ देर के लिए दूर करने का जो प्रयास हो रहा है, ये उस गारंटी पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या वाकई मोदी जी को अपने गारंटी पे गारंटी है कि वो ये गारंटी के भरोसे 2024 का चुनाव पार लगाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी 272 के शायद लाले पड़े हुए हैं। यही कारण कि बिहार में 17 सीट सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपनी गारंटी से मोह भंग होने के बाद नीतीश की गारंटी ली, और शायद नीतीश की गारंटी लेने के बाद भी उन्हें डाउट है कि नीतीश, जिसकी स्वयं गारंटी नीतीश नहीं ले सकते कि वो कहाँ होंगे, ऐसे आदमी के गारंटी पे कैसी नैया पार लग सकती है बिहार में। इसलिए फिर वो ईडी की गारंटी पे डिपेंड है, और ईडी की गारंटी का प्रकोप अब बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल में जारी है। कुल मिलाकर
सारा विपक्ष यदि घेराबंदी कर जेल में चला जाए, तो फिर चुनाव लड़ेगा कौन? सवाल ये है। अरविंद केजरीवाल यदि अंदर चले जाते हैं, तो पार्टी की कमान सँभालेगा कौन? स्टार प्रचारक होगा कौन? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अंदर है, उनके साथ केजरीवाल जी जाएँगे। क्या राघव चड्ढा, मान ये सब मिलके पीछे पार्टी सँभाल पाएँगे या फिर पार्टी बिखर जाएगी? यदि पार्टी बिखर जाएगी, तो उसके लिए 25 करोड़ का ऑफर जैसा कि केजरीवाल जी ने आरोप लगाया, ऑलरेडी मार्केट में पेंडिंग है, ताकि विधायक इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। दूसरी ओर हरियाणा में यदि हुड्डा को घेरा जाता है, तो हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व विहीन होगी, क्योंकि जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं, चाहे सुरजेवाला हो या चाहे अ, बाकी लोग हो, वो उस बलन के नहीं कि वो हुड्डा जैसी ताकत दिखा सके। तीसरी बात, यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है, यदि हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिखराव आएगा। ऐसे में वयोवृद्ध पिता क्या पार्टी सँभाल पाएँगे? क्या वो उसी दमखम से फिर से खड़े हो पाएँगे? कांग्रेस दिशाहीन हो जाएगी, ये सोच है सत्ता दल का, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो वो सोच रहे थे, वो हो नहीं पा रहा है। राम के मंदिर के बाद भी उन्हें राम के भी नाम की गारंटी नहीं कि मात्र राम के नाम पे हम 400 पार कर लेंगे, तो फिर बिहार की सरकार गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी। महाराष्ट्र में शरद पवार के नाती को, रोहित पवार को रडार पे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर सभी राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ उन्हें इस बात का आशंका है कि सरकारें तो हमारी हैं, लेकिन मतदाता उस तादाद में अभी हमारे साथ हो नहीं पा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र, खासकर उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल, ये राज्य है जहाँ तकलीफ हो रही है। आसाम में राहुल गांधी को मिलने वाला अभूतपूर्व प्रतिसाद कहीं वोटों में तब्दील हो गया, तो आसाम से भी प्रश्न उठने लगेंगे। क्या इसीलिए राहुल गांधी के यात्रा पर लगातार असॉल्ट होते रहे, हमले होते रहे, उन पे तक हमला होने की बात हुई और जब सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी डटे रहे, तो फिर राहुल गांधी डुप्लीकेट को लेके चलते हैं, ऐसा एक छिछोरा प्रयास, प्रचार करने का प्रयास भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया, ये भी सर्वज्ञात है। कुल मिलाकर जिस हिसाब से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का राज चल रहा है, जिस हिसाब से चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून में बदलाव किए गए हैं, जिस हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा ऑर्डर की गई मशीनें जिस कंपनी में बनती है, वो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, उस कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डायरेक्टर बनाकर क्या खेल खेलना चाहते हैं? क्या मोदी जी को अमित शाह की गारंटी नहीं? क्या मोदी जी को संघ की गारंटी नहीं? क्या मोदी जी को अपने खुद के नाम की गारंटी नहीं? क्या मोदी जी को राम की गारंटी नहीं? मोदी जी को किसी भी बात की अपने किए हुए विकास के कार्यों की भी गारंटी दिखाई नहीं देती है। इसीलिए अब उनकी गारंटी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग की गारंटी पे ही निर्भर है। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।